Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is atomic radius and its variation in groups and in periods. कि atomic radius है क्या और atomic radius एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है और एक पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। कि ये आपने एक एटम ले रखा था, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर n नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब देखो, इसको डिफाइन करना जितना इजी है, इसको मेजर करना उतना ही मुश्किल है। इसको हम बड़ी मुश्किल से नाप पाते हैं। वाई? क्योंकि पहले तो एक अकेला एटम पकड़ना कि ये पकड़ लिया, फिर हमने उसको स्केल लगा के नापना कि भाई ये न्यूक्लियस है या आउटर मोस्ट शेल है, या इंची टेप से या किसी और मेजर से उसको नापना क्या होता है? वेरी वेरी डिफिकल्ट। वाई? क्योंकि ये जो शेल्स हैं ये कैसे कोई सॉलिड शेल्स थोड़ी है कि यहां से लेके यहां तक नाप लिया। ये तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का पाथ होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो जिस रास्ते पे वो चला, जैसे मैंने पेन को ऐसे घुमाया तो जिस रास्ते पे घुमाया वो इसका क्या है? पाथ। और उस पाथ की डिस्टेंस को नापना। अब पहली चीज कि ये जो पाथ है ये फिक्स नहीं होता। जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी तो थोड़ा सा दूर जाएगा, पास होगी तो थोड़ा सा पास आएगा। और ये कोई इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी है कि जिसको आप पकड़ के नाप नहीं सकते। ये कोई सॉलिड एक जगह पे नहीं है कि आप इसको नाप लो। तो फिर हम इसको कैसे नापते हैं? इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी बॉन्डेड स्टेट लेते हैं और उसी के हिसाब से इसका नाम रखते हैं। जैसे अगर हमने कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिया तो हम इसको कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई। अगर हमने दो मॉलिक्यूल मिला के वांडरवाल बॉन्ड बना रखा है तो हम इसको क्या कहते हैं? वांडरवाल रेडियाई। और अगर हमने मेटेलिक क्रिस्टल लिया है तो हम इसको क्या कहते हैं? मेटेलिक रेडियाई। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको नापते हैं। सपोज ये एक इंडिविजुअल एटम था तो इसकी नापना हमारे लिए मुश्किल था, तो हमने क्या किया, एक और एटम लिया बिल्कुल ऐसा की ऐसा, और इसने इसके साथ क्या बना रखा था? कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा था। अब आप ये देखो, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा कि ये दोनों बॉन्डेड स्टेट में आ गए, ये दोनों न्यूक्लियस फिक्स हो गए। तो यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या होगी? ये बराबर, ये दोनों इक्वल है। तो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को नाप के डी को और उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और उसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें जो रेडियस मिलेगी हम उसका नाम क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें क्या दिक्कत है कोवेलेंट रेडियस में? नेचुरली ये एटॉमिक रेडियस से तो छोटी होगी। क्यों? क्योंकि एटम में ये क्या था? ऑर्बिटल्स अपना इंटेक्ट शेप रखते थे, जबकि जब ये बॉन्डेड स्टेट में होंगे तो यहाँ पे देयर विल बी अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी तो इतना पोर्शन क्या होगा? एरर आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये एरर भी क्या होगी? ज्यादा। देखो, वीक बॉन्ड है तो क्या होगा? इतनी सी ओवरलैपिंग होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो और ज्यादा, और अगर डबल बॉन्ड है तो और भी ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। तो यहां से यहां तक की जब आप डिस्टेंस नापोगे तो उसमें ये पोर्शन आप क्या करोगे? एक ही बार नापोगे और वहीं आपकी क्या होगी? एरर होगी। यानी कि जो कोवेलेंट रेडियाई है इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, हमेशा छोटी होगी। तो जिस केस में क्या होता है, दोनों एटम्स एक जैसे हों और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो हम क्या करते हैं? फिर भी ये वाली रेडियस को काम में लाते हैं और हम इसको एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं कि ये सब में ही एरर होगी ही होगी। अब देखो, अगर हम इसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाहें
तो हम क्या कर सकते हैं कि ये देखो, ये आपने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें ये थोड़ा सा पोर्शन क्या था, ओवरलैपिंग का था। मैंने ये एक और मॉलिक्यूल लिया, इसमें भी ये थोड़ा सा पोर्शन किसका है, ओवरलैपिंग का है। तो ये अपने आप में कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है कोवेलेंटली बॉन्डेड, और इनके बीच की डिस्टेंस दोनों में ही क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डी। अब मैंने क्या किया, दो वांडरवाल बॉन्ड से जुड़े हुए मॉलिक्यूल ले लिए, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल ले लिए जिनके बीच में क्या है, वीक वांडरवाल फोर्स। जो वीक वांडरवाल फोर्स होगा तो इसके बीच में ओवरलैपिंग भी क्या होगी, वेरी वीक, मीन्स ना के बराबर होगी। तो अगर मैं इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को देखूं तो ये डिस्टेंस ग्रेटर देन होगी इन दोनों डिस्टेंस से। अगर मैं इसको D2 कह रही हूं, इनको D1 कह रही हूं, तो नेचुरली D2 विल बी ग्रेटर देन D1, क्योंकि ये क्या है, वांडरवाल बॉन्ड से जुड़े हुए जो नियर बाई जो एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस है, जबकि ये क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। मैं अगर D2 डिवाइड बाई 2 करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, वांडरवाल रेडियस। तो हम वांडरवाल रेडियस को क्या देखते हैं कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड से हमने रेडियस निकाली, यानी कि इस बॉन्ड से निकाले, एक ही एटम ले, उसके हम कोवेलेंट रेडियाई भी निकाले, उसके हम वांडरवाल रेडियाई भी निकाले, तो हम क्या देखते हैं, वांडरवाल रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। तो जिस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये ग्रेटर होगी ओवरलैपिंग, दूसरे में भी ज्यादा होगी, तो हम इसकी कौन सी डिस्टेंस लेते हैं, वांडरवाल। या जहां ट्रिपल बॉन्ड है जैसे नाइट्रोजन, तो वहां पे भी हम क्या लेते हैं, वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई, और कोवेलेंट रेडियाई जो है वो एटॉमिक रेडियाई से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। इसके बाद आता है मेटेलिक रेडियाई। अगर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, दो होमो एटम्स के बीच में बना हुआ है, जैसे HH इसके बीच में, तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालना क्या होता है, आसान होता है कि हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को नाप के क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। जैसे मैंने DHH ले लिया तो मुझे क्या होगा, ये डिस्टेंस आती कितनी, 0.74 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 0.37 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम की कोवेलेंट रेडियाई है वो कितनी है, 0.37। अगर मैं DCl नापूं, यानी कि दो क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए लूं, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आती है, 1.98 एंगस्ट्रॉम। उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे रेडियस कितनी मिलती है, 0.99 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर मुझे DHCl नापना हो इससे, तो मैं कैसे नापूंगी, क्या मैं सीधा RH और RCl को जोड़ के, यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन को जोड़ के मुझे डिस्टेंस बिटवीन HCl मिल सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो तब है जबकि वो होमो एटॉमिक थे, यानी कि उसमें आयनिक कैरेक्टर 0 थे। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जब हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अगर DAB निकालना है, A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो RA प्लस RB रख के सीधा मैं नहीं निकाल सकती। क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जिसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे इस केस में हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन की कितनी है, 3, तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगी, 0.9, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर होने से वो क्या होते हैं, दोनों एटम ज्यादा पास पास आ जाते हैं और डिस्टेंस क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, ये माइनस करना पड़ता है। हाँ, अगर आयनिक कैरेक्टर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी का डिफरेंस है, दोनों एटम्स की नेगेटिविटी का डिफरेंस वो बहुत ही कम है, तो फिर वहां मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं सीधा क्या कर सकती हूँ, DAB RA प्लस RB फॉर्मूले से उसकी कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस निकाल सकती हूँ।
इसके बाद जो आपका रेडियस आती है वो होती है कौन सी, मेटेलिक रेडियाई। इसको हम क्रिस्टल रेडियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई। क्योंकि अब भी हमारी कुछ लिमिटेशन थी कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन से बना लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, चाहे डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस नापनी है किसकी, सोडियम और सोडियम की, तो सोडियम सोडियम तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं। तो अब मैं इसकी कैसे नापूं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसकी निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी बॉन्डेड स्टेट, ना तो देखो इसका अकेला एटम पॉसिबल है कि मैं सोडियम के ये क्रिस्टल लूं, क्रिस्टल में से एक एटम पकड़ के और डिस्टेंस नापने लग जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे इसका क्या करना पड़ता है, एक क्रिस्टल लेना पड़ता है। ये देखो, ये मैंने इसकी बॉन्डेड स्टेट ले ली, इसका क्रिस्टल लिया। अब इसके क्रिस्टल में क्या करती हूँ, दो नियरेस्ट एटम के जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच की डिस्टेंस नापती हूँ। तो अब बताओ इनके बीच में जो बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो कितनी होगी, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड के हिसाब से होगी। और हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन मेटेलिक बॉन्ड। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो कोवेलेंट बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो कम होगी किससे, डिस्टेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जब वीक है तो दो एटम क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते तो ये क्या होते, पास पास होते। तो हम क्या देखते हैं कि मेटेलिक रेडियाई जो है वो कोवेलेंट रेडियाई से भी क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन वंडरवाल से क्या होगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि वंडरवाल बॉन्ड तो इससे भी वीक है। यानी कि यही एटम अगर वंडरवाल बॉन्ड बनाए तो ये यहाँ होंगे एक दूसरे से इतनी दूर। तो आप इस डिस्टेंस में दो का डिवाइड लगाओगे, मेटेलिक में इसका, कोवेलेंट में इसका। तो अब आपने देखा कि एक ही एटम है, उसमें कौन सी बॉन्डेड स्टेट में वो है, उसके हिसाब से क्या डिपेंड करती है, उसकी रेडियस की वैल्यू डिपेंड करती है। एक ही एटम की अगर हम वंडरवाल रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो कोवेलेंट और मेटेलिक है इनका रेशियो कुछ अलग अलग होता है। जैसे कोवेलेंट रेडियाई जो है वो उसकी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, मेटेलिक रेडियाई से, लेकिन लेस देन होगी किससे, वंडरवाल रेडियाई से। और ये तीनों ही प्रकार की रेडियाई जो है ओरिजिनल एटॉमिक रेडियाई से छोटी होंगी, क्योंकि ओरिजिनल ने तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं रखा, वहां पे तो क्या है, जीरो वो है ओवरलैपिंग। नेक्स्ट अगर मैं देखूं एक एटम सोडियम पोटेशियम कॉपर, ये मैंने तीन एटम लिए, इनकी मैंने कोवेलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई देखी। तो देखो सोडियम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, जैसे उसने कार्बन के साथ या किसी और एटम के साथ ऐसे कोवेलेंट, जहां इसकी नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है आपने लिया, तो वहां इसकी वैल्यू आती है 1.54। लेकिन जब वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है तो इसकी आती है 1.86। क्यों, क्योंकि वहां मेटेलिक बॉन्ड वीक है। सिमिलरली पोटेशियम की 2.03 है तो इसकी आती है 2.31, कॉपर की आती है 1.17, यहाँ आती है 1.28। तो इससे हमारे जो डेटा है वो क्या होते हैं, क्लैरिफाई हो जाते हैं। तो ये थी आपकी क्या, एटॉमिक रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई होती है कि ये एक आयन लिया, आयन में ये बहुत सारे शेल्स थे और शेल्स के बीच में ये एक न्यूक्लियस था। तो चाहे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज आयन है, आयन में न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इन एन आयन, एक आयन में, तो उसको हम एटॉमिक रेडियाई की जगह क्या कह देते हैं, आयनिक रेडियाई। तो अब ये देखो आयनिक रेडियाई क्या ऐसे ही निकल जाएगी आसानी से। ध्यान दो कि ये सोडियम प्लस है और ये क्लोराइड है, तो इसको निकालना तो क्या है, और भी मुश्किल है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड ने अगर बॉन्ड बना लिया ऐसे, ये इसके साथ क्लोराइड आ गया, तो एक तो ये दोनों इक्वल साइज के नहीं है, ये इधर इधर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, सोडियम की छोटी है और क्लोराइड की क्या है, बड़ी है। तो यहाँ हम D/2 वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। तो फिर हम आयनिक रेडियाई कैसे निकालते हैं, हम आयनिक रेडियाई निकालने के लिए एज्यूम्शन करते हैं
क्या एज्यूमशन करते हैं कि सपोज जो सबसे बड़ा आयन है, जैसे आयोडाइड आयन और ये आयोडीन, हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों का साइज क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। अब अगर आयोडीन ने क्या किया, सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया, आयनिक बॉन्ड बनाया, तो अब मैं ये डिस्टेंस दोनों के बीच की निकाल लूंगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस नापने के बाद उसमें से आयोडीन की मेरे को कोवेलेंट रेडियाई पता है, उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो जब मैं इस डी में से आयोडीन की रेडियस, कोवेलेंट रेडियस को माइनस करूंगी, तो मुझे सोडियम की क्या पता चल जाएगी, आयनिक रेडियस। अब सपोज सोडियम ने बॉन्ड बनाया ब्रोमाइड के साथ, तो मैंने क्या नाप लिया कि इस डिस्टेंस में अब मुझे सोडियम की नोन है, तो मैं सोडियम की माइनस कर दूंगी, ब्रोमाइड की पता लगा लूंगी। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, फिर ब्रोमाइड की पता चल जाएगी, इसने किसी और के साथ बॉन्ड बनाया तो हम उसकी पता लगा लेते हैं। या फिर इसका एक और मेथड क्या होता है कि हम आयनिक क्रिस्टल लेते हैं, जैसे ये मैंने लिया सोडियम, ये लिया क्लोराइड, ये लिया सोडियम, ये लिया क्लोराइड, फिर इसके नीचे क्लोराइड, इसके नीचे क्या होगा सोडियम, इसके नीचे क्लोराइड और इसके नीचे सोडियम। ये हमने आयनिक क्रिस्टल ले लिया, हमने इसके ऊपर एक्स रेज डाली, तो एक्स रेज क्या होंगी कि जो इनके न्यूक्लियस हैं उनसे वो रिफ्लेक्ट होंगी। जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो हमें इन दोनों एटम के बीच की, क्योंकि इसमें क्लोराइड क्लोराइड आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो जब क्लोराइड ने क्लोराइड से टच कर लिया तो अब बताओ क्या होगा कि ये डी आपने नाप लिया, D/2 कर दिया, तो आपको क्या आ गया, क्लोराइड की डिस्टेंस आ गई। अब आपने ये वाली डिस्टेंस निकाली जिसमें एक क्लोराइड और एक आयोडाइड है, सपोज ये D2 है, ये D1 थी तो ये D2 है। अब इसमें से आपने माइनस किसकी कर दी, क्लोराइड की, क्योंकि ये दोनों के सम के बराबर है, सोडियम की डिस्टेंस प्लस क्लोराइड की डिस्टेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सोडियम की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, आयनिक रेडियाई को मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर हम एक कैटायन और एक एनायन की रेडियस देखें उसके एटम से, मैंने लिया क्लोरीन और एक लिया क्लोरीन, दूसरा लिया सोडियम और एक लिया सोडियम आयन, तो बताओ क्लोरीन और क्लोराइड, सोडियम और सोडियम आयन में किसकी साइज छोटा होगा और किसका साइज बड़ा होगा। ये देखो, ये क्या था, क्लोरीन, इसमें 17 प्रोटॉन और 17 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो 17 प्रोटॉन्स ने इसको अट्रैक्ट कर रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 17 प्रोटॉन है लेकिन 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन, तभी तो इस पे माइनस है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, Z/E रेशियो, Z/E, Z क्या है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 17 और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18, और यहाँ पे Z/E क्या है, 17/17, यानी कि यहाँ 1 है, और यहाँ पे ये लेस देन क्या है, 1। तो जब Z/E रेशियो लेस देन 1 होता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जबकि सोडियम के केस में पहले 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या था, 11/11 इज इक्वल टू 1 था इसका रेशियो Z/E। लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 10 क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया, तो अब न्यूक्लियस का होल्ड बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, Z/E रेशियो 11/10 ग्रेटर देन क्या हो गया, 1। तो जैसे जैसे Z/E रेशियो बढ़ता जाता है साइज छोटा होता जाता है, तो हम कह सकते हैं आयनिक रेडियस जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/Z/E, कि Z/E रेशियो बड़ा होगा तो आयनिक रेडियस क्या होगी, छोटी होगी। कोई सा भी आयन है, अब अगर आप इसका +2 बना दोगे तो और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे -2 बना दोगे तो साइज और बड़ा हो जाएगा। अगर हम एटॉमिक रेडियस का एक ग्रुप में और पीरियड में क्या देखें, वेरिएशन देखें, तो वो किस तरीके से होता है कि ये जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनमें D में या F में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। और ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, P, ये भी कौन से होते हैं, नॉर्मल। तो ये दोनों कैटेगरी कौन से एलिमेंट्स की है, नॉर्मल की। तो इनमें हम क्या देखते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे 1 by 1 इंक्रीज होता जा रहा है। चाहे आप इस ग्रुप में देखो, चाहे आप इधर की तरफ देखो, P ब्लॉक में, तो हम क्या देखते हैं, जो
एटॉमिक साइज है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप कह सकते हो कि इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सॉरी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट में भी ऐसे ही होता है? नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों नहीं होता कि ये आपकी 3D सीरीज थी, ये 4D सीरीज थी, ये 5D और ये 6D। तो जब आप 3D से 4D में आते हो, इस ग्रुप को छोड़ दो आप, पहला वाला थर्ड बी को छोड़ के अगर हम फोर्थ बी से लेके यहाँ सेकंड बी तक आते हैं, यानी कि हम ग्रुप 14 से लेके और ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ग्रुप 22 तक जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 3D से 4D तक तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन 4D से 5D में साइज क्या होता है, डिक्रीज। और अगेन यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज। तो ऐसा क्यों? तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? ये देखो यहाँ पे अगर, क्योंकि जो 3D सीरीज है वो 4th पीरियड में है, तो यहाँ पे अगर 4 है शेल, तो नीचे वाले में कितने होंगे, 5, और उसके नीचे वाले में कितने होंगे, 6 होंगे। 3D, 4D, 5D में 6 वो होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि यहां से यहां एकदम से आप कितने प्रोटॉन इंक्रीज कर देते हो, 14, बीच में लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है। तो हम क्या देखते हैं, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, हम इस कॉन्ट्रेक्शन को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन जो साइज है वो 4D से 5D पे इंक्रीज नहीं होता, और फिर 5D से 6D पे भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ कौन सी सीरीज लगती है, एक्टिनॉइड। तो हम क्या कहेंगे, ये एक्टिनॉइड सीरीज के कारण साइज इंक्रीज नहीं होता। कुछ कुछ ऐसा सा ही इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये जो आप बोरोन से एल्यूमिनियम पे आते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन जब एल्यूमिनियम से आप गैलियम पे जाते हो तो साइज इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता है, क्योंकि ये बीच में फर्स्ट टाइम, देखो यहां से यहाँ कोई एलिमेंट नहीं था, फिर इस पीरियड में, सेकेंड पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, थर्ड पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फोर्थ पीरियड करते हो तो फोर्थ पीरियड में क्या है, ये 10 एलिमेंट आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम से गैलियम पर साइज में इंक्रीज नहीं होता और ये डिक्रीज होता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, नीचे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, और यहाँ पे कौन सा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। तो बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के प्रेजेंस के कारण, देखो यहां से यहाँ आपने 8 प्रोटॉन इंक्रीज किए थे, जबकि यहां से यहाँ कितने कर दिया आपने, 18, तो 10 एक्स्ट्रा किए, उसकी वजह से इसका साइज क्या होता है, डिक्रीज। अब आप गैलियम से इंडियम पे जा रहे हो तो साइज फिर इंक्रीज होगा, लेकिन इंडियम से जब आप थूलियम पे जाओगे तो साइज फिर क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन जब आप और आगे चलते हो तो ये डिक्रीज जो है ना के बराबर होता जाता है, यानी कि साइज ऑलमोस्ट सेम, और पीछे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। और जब हम बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप में पहुंचते हैं तो ये इफेक्ट क्या हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, और आपको साइज क्या मिलता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ मिलता है। तो ये था आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप। अब हम देखेंगे इन ए पीरियड, कि एक पीरियड में जो इस एटॉमिक रेडियस है वो कैसे चेंज होती है। ध्यान दो, ये आपका लिथियम था, ये आपका बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरोन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हम क्या देखते हैं, एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इसके बाहर 2 शेल है, इसके बाहर भी 2, सबके बाहर कितने शेल्स हैं, 2। लेकिन प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं, 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जब शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, सेम शेल में क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ये बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट, जेड होता है ओवरऑल एटॉमिक नंबर, और जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव कितना है, 3 में से कितना इफेक्टिव है, 4 में से कितना इफेक्टिव है। इसको हम अलग से पूरा एक वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका आइडिया दे रही हूँ। तो हम क्या देखते हैं, यहां से यहां क्या हो रहा है, एटॉमिक जो रेडियस है इट डिक्रीजेस, लेकिन ग्रेजुअली। कैसे डिक्रीज होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही है ना, बस वही थोड़ा सा कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया।
जबकि टॉप टू बॉटम में क्या होता था, एक पूरा शेल बढ़ जाता था। इसीलिए जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता था, उतना ज्यादा यहाँ डिक्रीज होता नहीं है, ग्रेजुअली होता है। अब अगर मैं बात करूं कि नियॉन की, उसका साइज कितना होगा, क्योंकि आप तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हो, तो हम क्या देखते हैं, नियॉन का साइज सबसे बड़ा है, लिथियम से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसके जो शेल्स हैं अपनी वो फुल टेंशन में आ जाते हैं, पूरा की पूरा जितना वो मैक्सिमम बड़े हो सकते हैं उतना स्ट्रेच हो जाते हैं, और आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एकदम तेजी से बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव जो है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका मिलेगा, आपको 0 ग्रुप का, और सबसे छोटा साइज किसका मिलेगा, 7th A का। तो देखो यहां से यहां तक डिक्रीज, और यहां से यहां एकदम से इंक्रीज, और वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो ये था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड। तो अभी मैंने कौन से पीरियड का एग्जांपल लिया था, सेकंड पीरियड का। सेम वे में अगर मैं थर्ड पीरियड में चलूंगी, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मैं डी ब्लॉक में चलती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मैंने ये वाली सीरीज ली, तो इसमें मैं क्या देखती हूँ कि यहां से लेके मैग्नीज तक देखो दो फैक्टर है, एक जेड और एक है सिग्मा। जेड कह रहा है कि साइज छोटा हो, सिग्मा क्या कहता है, शील्डिंग इफेक्ट की साइज बड़ा हो। तो हम क्या देखते हैं, शुरू में जेड ग्रेटर देन है सिग्मा से, इसीलिए जो है साइज क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कम तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैग्नीज से कोबाल्ट तक जेड और सिग्मा दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। डोमिनेटिंग फैक्टर जेड नहीं रहता, बल्कि कौन हो जाता, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो साइज ऑलमोस्ट क्या चलता है, सेम चलता है। जबकि यहाँ जेड पीछे रह जाता है, क्योंकि डी अब फुलफिल्ड होने जा रहा है, तो सिग्मा बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। सिग्मा डोमिनेट करता है तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम इस ग्रुप में, सॉरी इस पीरियड में देखें तो साइज स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से डिक्रीज होता है। फिर मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, यहाँ तक ऐसे इंक्रीज होता है। फिर निकेल, कॉपर, जिंक इंक्रीज होता है। तो हम क्या देखते हैं, पहले डिक्रीज हुआ साइज, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, और फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से 3D सीरीज में साइज लगातार डिक्रीज नहीं हो रहा है, पहले डिक्रीज होता है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, फिर वो इंक्रीज होता है। तो ये था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड। कौन सा पीरियड, 3D सीरीज। इसी उसमें अगर कोई हमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट कैटायन कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन प्लस। और स्मॉलेस्ट एनायन कौन है, हाइड्रोजन माइनस। तो लार्जेस्ट कैटायन कौन होगा, क्योंकि हम देखते हैं टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में साइज सबसे बड़ा किसका होगा, सीजियम का। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे वो डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब सीजियम वाले पीरियड में भी इधर वाले का छोटा होगा, इसका क्या होगा, बड़ा। तो सबसे बड़ा साइज का कैटायन कौन होता है, सीजियम। और एनायंस में देखें तो सबसे छोटा ये, और सबसे बड़ा साइज एनायन में किसका होता है, आयोडाइड का। तो इसमें हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं करना है। थैंक यू।